सभी को हमारा नमस्कार। आज के लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन या कीमत और उत्पादन का निर्धारण। हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का एक लेक्चर और आपको प्रोवाइड कराया है जो कि पार्ट फर्स्ट है। उसमें आपने अर्थ और विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है और इस लेक्चर वीडियो में हम ये जानेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत एक फर्म का संतुलन किस तरह से स्थापित होता है या उत्पादन और कीमत का निर्धारण किस बिंदु पर होता है। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत और उत्पादन का निर्धारण या फिर हम कहें कि फर्म के संतुलन का अध्ययन करने के पहले हम ये जानेंगे कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत आगम वक्र कैसे होते हैं और लागत वक्र किस तरह से बनते हैं। इन दोनों को पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम आगम वक्र के बारे में देखते हैं कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में आगम वक्र किस तरह से बनते हैं, रेवेन्यू कर्व किस तरह से बनते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में मांग रेखा जो होता है वह नीचे की ओर गिरते हुए होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में एक फर्म का जो मांग वक्र होता है, मांग वक्र अर्थात AR एवरेज रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू जो है नीचे की ओर गिरते हुए होता है। जिस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतः लोचदार होता है और एकाधिकार में बेलोचदार होता है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में जो मांग वक्र होता है वह उसका ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होता है, अर्थात इसका जो मांग की लोच जो इसमें होती है वो सापेक्षिक लोचदार मांग होती है। क्योंकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की वस्तुएं पूर्ण प्रतियोगिता की वस्तुओं के समान एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती हैं। इसमें हमने आपको साबुन का एग्जाम्पल देके बताया था कि सभी वस्तुएं जो है इसमें पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं और ना ही एकाधिकार की वस्तुओं की जैसी पूर्णतः अस्थानापन्न भी नहीं होती हैं। यानी थोड़ा सा इसमें वस्तु विभेद होता है और ये निकट की स्थानापन्न वस्तुएं होती है, इसलिए मांग वक्र जो है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में नीचे की ओर गिरते हुए होता है। दूसरी बात ये है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सीमांत आय औसत आय से कम होती है। जिस प्रकार एकाधिकारी अपनी वस्तु बेचने के लिए कीमत घटाता है, ठीक उसी प्रकार से जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें भी प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु बेचने के लिए कीमत को घटाती है। इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पहली इकाई को छोड़कर फर्म जो है प्रत्येक स्तर पर मार्जिनल रेवेन्यू उसका घटता है। इसलिए जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है इसमें फर्म का MR जो है AR से कम होता है। ये दो बातें हुई, इनको हम दोनों बातों को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे कि देखिए जो एकाधिकार की स्थिति होती है उस एकाधिकार में जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ये भी नीचे की ओर दोनों गिर रहे हैं, लेकिन एकाधिकार की स्थिति में मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इन दोनों की मांग की लोच जो होती है वह सापेक्षिक बेलोचदार होती है। इसी तरह से इसकी एक स्थिति हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो AR एवरेज रेवेन्यू और MR मार्जिनल रेवेन्यू ये दोनों ही कैसे होते हैं, पूर्णतः लोचदार होते हैं, अर्थात OX एक्सिस के समानांतर होते हैं। लेकिन ये जो अभी हम अपूर्ण प्रतियोगिता पढ़ रहे हैं या जो कि हम एकाधिकृत प्रतियोगिता कहते हैं या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं, इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में MR और AR ये दोनों ही नीचे की ओर तो गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर मांग की लोच जो होती है वह सापेक्षिक लोचदार मांग होती है। तो ये लोचदार मांग देखिए यहाँ पर, जबकि
सापेक्षिक लोचदार बेलोचदार है और यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतः लोचदार है। लेकिन जो अपूर्ण प्रतियोगिता है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ये दोनों ही लोचदार होते हैं। नेक्स्ट, संतुलन बिंदु पर जो सीमांत आय होती है वह सीमांत लागत के बराबर होती है। जब हम लागत की बात करते हैं तो यहाँ पर संतुलन बिंदु पर ये सीमांत लागत और सीमांत आय ये दोनों ही बराबर होती हैं। मार्जिनल कास्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये कंडीशन संतुलन बिंदु पर होती है। ये हालांकि ये कंडीशन सभी मार्केट में होती है, चाहे वो है मार्केट मोनोपोली हो या परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, कोई भी मार्केट हो उसमें ये कंडीशन लागू होती ही है। अब बात करते हैं कि जो एकाधिक, फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पर, ये थर्ड पॉइंट तो ये हो गया, फोर्थ पॉइंट लागत वक्र के बारे में। इसके पहले हमने आगम के बारे में बात किया था, यहाँ पे हम लागत वक्र के बारे में बात कर रहे हैं अब। तो जो लागत वक्र होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जहाँ पर ये एम आर बिंदु को नीचे से काटती है, उस बिंदु के बाद ये जो एम सी है ये ऊपर की ओर उठने लगती है। इस तरह से हम देखें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सभी लागतें जो है वो यू आकार की होती हैं, ऐसी यू आकार की होती हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अल्पकाल में जब हम बात करते हैं तो अल्पकाल में हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों लागतों की बात करते हैं, लेकिन जब हम दीर्घकाल में अध्ययन करते हैं तो दीर्घकाल में केवल परिवर्तनशील लागतों की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्थिर लागत नहीं रहती है, सभी लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं। साथ ही इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में विक्रय लागतों की भी बात की जाती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वस्तु की बिक्री की बढ़ाने के लिए केवल कीमत में ही फर्म जोड़ नहीं देती, बल्कि उसकी जगह में वह वस्तु विभेद करने के लिए वस्तु विभेद करके प्रचार प्रसार पे ज़्यादा जोड़ देती है। प्रचार प्रसार से विज्ञापन पर वह सबसे ज़्यादा खर्च करती है, तो इसको कहा जाता है विक्रय लागत। तो ये विक्रय लागतों को भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में महत्व दिया जाता है। तो ये बात अभी हमने किया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आगम वक्र कैसे होते हैं और लागत वक्र कैसे होते हैं। अब हम समझते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की बात करते हैं। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म का जो उद्देश्य होता है वह होता है अधिकतम लाभ कमाना होता है। हर फर्म ये चाहती है कि उस फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो अल्पकाल में एक फर्म जो है अपने प्लांट के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकती है, वो केवल सिर्फ और सिर्फ परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार वह समायोजित करने का प्रयास करती है। तो इस तरह से अल्पकाल में अगर हम देखें तो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत फर्म को 3 तरह की स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। 3 तरह की स्थितियां फर्म को प्राप्त होती हैं। नंबर 1 असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि की स्थितियां, ये अल्पकाल में प्राप्त होती हैं। अब एकाधिकृत जो प्रतियोगिता होती है उसमें फर्म के संतुलन की शर्तें, फर्म के संतुलन की शर्तें ये 2 शर्तें हैं। ये 2 शर्तें पूरी होने पर ही जो फर्म है वह संतुलन की स्थिति में होगी। पहली शर्त है कि फर्म की सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, मार्जिनल कास्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो। और दूसरी शर्त ये है कि फर्म का जो सीमांत लागत वक्र है वह सीमांत आय वक्र को नीचे से काटता हो। तो वह बिंदु जो होगा फर्म के संतुलन का बिंदु होगा। ये दोनों ही शर्त जो है फर्स्ट
ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली, ये दोनों ही शर्त ये हर मार्केट में लागू होती हैं, चाहे मार्केट परफेक्ट कंपटीशन का हो, मोनोपोली मार्केट का हो या मोनोपोलिस्टिक मार्केट का हो। ये दोनों फर्म में दोनों शर्तें जो है सभी बाजार में लागू होती हैं। तो हम पहले अध्ययन करेंगे कि अल्पकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन की बात करेंगे पहले, और फिर हम दीर्घकाल में बात करेंगे कि दीर्घकाल में एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन किस तरह से स्थापित होगा। तो पहले हम बात करते हैं अल्पकाल में। जैसे कि अभी जस्ट हमने बताया कि अल्पकाल में जो फर्म होती है वह केवल अपने परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन कर सकती है और उन साधनों में परिवर्तन करके ही वह वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करती है। इसलिए अल्पकाल की समय अवधि में जो एकाधिकृत प्रतियोगिता फर्म होती है उस फर्म को 3 तरह की स्थितियां प्राप्त होती है। असामान्य लाभ की, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, ये तीनों ही स्थितियां उस फर्म को प्राप्त हो सकती है। तो इस तीनों ही स्थितियों को समझते हैं हम। नंबर 1, असामान्य लाभ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एब नॉर्मल प्रॉफिट भी इसको बोलते हैं। एकाधिकृत जो प्रतियोगिता होती है इसके अंतर्गत जो विभिन्न फर्में जिन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं वे सभी आपस में एक दूसरे की निकट स्थानापन्न होती हैं। ये हमने आपको विशेषताओं में भी इसकी बतलाया था। अब यदि इसमें क्या होगा कि यदि वस्तुओं के निकट स्थानापन्न होने की संभावना यदि कम है तो वहाँ पर फर्मों की जो एकाधिकारात्मक शक्ति होगी वह बढ़ेगी और वे ज़्यादा कीमत निर्धारित करके लाभ को बढ़ाएंगे। लेकिन यदि इसके विपरीत ऐसी स्थिति हो सकती है कि यदि वस्तुएं जो है निकट स्थानापन्न नहीं हैं तो फर्मों की जो एकाधिकारी की जो शक्ति होगी वह कम होगी। ऐसी स्थिति में वह कम मूल्य निर्धारित करेंगे तथा असामान्य लाभ की जो प्राप्त करने की जो उनकी शक्ति है उसमें कमी आएगी। तो जो असामान्य लाभ है वह किस तरह से फर्म को प्राप्त होगा उसको हम समझते हैं। यहाँ पर उसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में हमने ओ एक्स एक्सिस पे वस्तु की मात्रा को या आउटपुट को और ओ वाई एक्सिस पे कीमत और लागत को दर्शाया है। यहाँ पर हम देखें तो ये वाला वक्र जो है ये मार्जिनल रेवेन्यू है और ये वाला एवरेज रेवेन्यू कर्व है। इस मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को मार्जिनल कास्ट नीचे से ई बिंदु पर काट रहा है, इसलिए बिंदु ई जो है फर्म का संतुलन बिंदु है जहाँ पर उत्पादन की मात्रा ओ एन ये एक संतुलित उत्पादन की मात्रा है। इस ओ एन उत्पादन की मात्रा पर फर्म की जो प्रति इकाई कीमत निर्धारित करेगी वह निर्धारित करेगी कीमत, या उसको हम पी लिख सकते हैं या ए आर भी लिख सकते हैं। हम ए आर भी लिख सकते हैं। ए आर इक्वल टू यहाँ पर है कीमत ई टू एन ये कीमत निर्धारित होगी। इस तरह से फर्म को प्रति इकाई जो लाभ प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा, प्रति इकाई लाभ देखें हम तो कीमत तो निर्धारित होगी ई टू एन और प्रति इकाई लागत जो आएगी यानी ए सी होगा यहाँ पर ई वन एन। इस तरह से प्रति इकाई लाभ हम देखें तो प्रति इकाई लाभ उस फर्म को जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा ई टू एन माइनस ई वन एन। इस तरह से इक्वल टू ई टू ई वन, ये प्रति इकाई फर्म को लाभ प्राप्त होगा ये वाला। अब चूंकि फर्म का कुल लाभ हमें निकालना होगा तो कुल लाभ जो उसको फर्म को प्राप्त होगा, फर्म उत्पादन कर रहा है ओ एन मात्रा का, इतनी मात्रा वह बेचेगी ओ एन मात्रा, और प्रति इकाई उसकी लाभ जो है ई टू ई वन, तो ये हो जाएगा ई टू
E1 P T1, ये वाला भाग जो है ये पूरा उसका एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। अधिसमान लाभ को ये इतना अधिसमान लाभ उस फर्म को प्राप्त होगा। दूसरा सामान्य लाभ या शून्य लाभ भी इसको बोलते हैं हम, इसको नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। अल्पकाल में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसके अंतर्गत फर्म को सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, और ऐसी स्थिति तब बनती है जबकि फर्म के द्वारा उत्पादित जो वस्तु है उसकी कीमत, या उसको हम AR भी कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू उसकी जो एवरेज कास्ट है इसके बराबर हो, एक दूसरे की यदि AC इक्वल टू AR हो तो यहाँ पर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगा। देखिए इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। इस डायग्राम में OX एक्सिस पे आउटपुट को या वस्तु की मात्रा को और OY एक्सिस पे कीमत या लागत को दर्शाया है हमने। यहाँ पर ये MC कर्व जो है मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल रेवेन्यू को E बिंदु पर काट रहा है, इसलिए E बिंदु फर्म का संतुलन बिंदु होगा, जहाँ पर ON के बराबर में फर्म संतुलित इकाइयाँ उत्पादित करेगी, और यहाँ पर फर्म कीमत जो निर्धारित करेगी P भी लिख सकते हैं हम उसको, या AR लिख सकते हैं, AR है E1N, इतना कीमत है। और एवरेज रेवेन्यू देखिए, सॉरी एवरेज कास्ट, ये वाला AC, एवरेज कास्ट भी कितना है E1N। तो एवरेज रेवेन्यू E1N माइनस ये वाला माइनस AC कितना है E1N, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा 0। तो इस तरह से यहाँ पर फर्म को बिंदु E1 पर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। अब नंबर 2 देखिए, नंबर 3 हानि की स्थिति। तीसरा, अल्पकाल में एकाधिकृत जो फर्म है उसको हानि भी हो सकती है यदि फर्म के द्वारा जो उत्पादित वस्तु है उसकी कीमत कहें हम या एवरेज रेवेन्यू कहें, एवरेज रेवेन्यू उसकी जो लागत है एवरेज कास्ट इससे कम हो तो यहाँ पर फर्म को हानि होगी। इसको हम इस कंडीशन को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में हमने वस्तु की मात्रा को OX एक्सिस पे और OY एक्सिस पे कीमत को दर्शाया, लागत को दर्शाया है। यहाँ पर देखिए ये MC कर्व MR को E बिंदु पर काट रहा है, तो E बिंदु जो है फर्म का संतुलन बिंदु होगा, जहाँ पर हम देखें तो ON के बराबर फर्म की जो उत्पादन है ये साम्य उत्पादन की मात्रा होगी, और इस उत्पादन की मात्रा पर प्रति इकाई कीमत, फर्म की प्रति इकाई कीमत P लिखें हम उसको, या उसको हम लिख सकते हैं AR लिख सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू निर्धारित हो रही है यहाँ से यहाँ तक E1N, इतना एवरेज रेवेन्यू है। और एवरेज कास्ट जो है, एवरेज कास्ट है ये वाला यहाँ से यहाँ तक E2N, यानी फर्म को एवरेज रेवेन्यू कम प्राप्त हो रहा है और एवरेज कास्ट ज़्यादा लग रही है, तो उस फर्म को एवरेज कास्ट E2N माइनस E1N,
इस तरह से फर्म को प्रति इकाई हानि होगी E2 E1, इतनी फर्म को प्रति इकाई हानि होगी, ये फर्म का लॉस होगा। अब फर्म को टोटल लॉस कितना होगा अल्पकाल में हम देखें तो चूंकि फर्म ON मात्रा उत्पादित कर रही है, ON ये ON मात्रा उत्पादित करेगी, इतनी मात्रा वह बेचेगी और उसको प्रति इकाई हानि जो होगी E2 E1 इससे हम गुणा कर देंगे तो उसका टोटल लॉस निकल जाएगा E2 E1, यहाँ पर 1 है, ये 1 है ये वाला, E2 E1 P1, इतना फर्म को प्रति इकाई हानि होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसके अंतर्गत फर्म को अल्पकाल में 3 स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं, सामान्य लाभ, अधिसामान्य लाभ की, सामान्य लाभ की और हानि की स्थिति भी फर्म को प्राप्त हो सकती है। अब हम दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के संतुलन को समझते हैं कि दीर्घकाल की स्थिति में जो एकाधिकृत प्रतियोगी फर्म है उसका संतुलन किस तरह से निर्धारित होगा। जिस तरह से हमने अल्पकाल में देखा था कि अल्पकाल में जो प्रतियोगी फर्म है उसको 3 स्थितियां प्राप्त हो सकती थी, अधिसामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि की स्थितियां। लेकिन दीर्घकाल में एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, इसमें लॉस भी नहीं होता है दीर्घकाल में और अधिसामान्य लाभ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि दीर्घकाल एक ऐसी समय अवधि होती है इसमें जो फर्म होती है वह फर्म मांग के अनुसार अपनी पूर्ति में समायोजन करने में सक्षम हो जाती है, अर्थात दीर्घकाल की समय अवधि में वह स्थिर साधन में भी परिवर्तन करके जो वस्तु की जो मांग है उसके अनुसार वह पूर्ति करने में सक्षम हो जाती है। तो दीर्घकाल में यदि किसी फर्म को मान लीजिए असामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर किसी फर्म को मिल रहा है तो दूसरी उद्योग की और भी फर्म उस फर्म के अधिसामान्य लाभ से आकर्षित होकर इस उद्योग में उत्पादन कार्य करने लगेंगी। तो जिस फर्म को अधिसामान्य लाभ प्राप्त हो रहा था उस फर्म का भी लाभ जो है नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाएगा। अब यदि इसकी एक विपरीत स्थिति हो सकती है कि यदि कोई प्रतियोगी फर्म ऐसी हो सकती है जिसको हानि हो रही है तो वह क्या करेगी कि अल्पकाल में हानि उठा लेगी लेकिन दीर्घकाल में वह हानि उठाने में सक्षम नहीं होगी, तो वह दीर्घकाल में उस उद्योग को छोड़कर चली जाएगी। तो इस तरह से हम देखें तो दीर्घकाल में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत फर्म को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस समान लाभ को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए ओ एक्स एक्सिस पे वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है और ओ वाई एक्सिस पे वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। यहाँ पर हम देखें तो ये MC, ये LMC यानी दीर्घकालीन सीमांत लागत, लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट जो है लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू को ई बिंदु पर नीचे से काट रहा है, इसलिए फर्म जो है इस ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा। ये एरो दिख रहा है आपको, इस ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा। अब इस ई बिंदु से होती हुई एक रेखा खींचते हैं हम, तब हमें पता चलता है कि AR कितना है और AC कितना है ना। यानी फर्म का प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करने के लिए जो संतुलन बिंदु होता है इससे एक लंब डाला जाता है इस OX पर, है ना। कहाँ से होते हुए? ये AR से होते हुए। तो फर्म का जो प्रति इकाई कीमत होगी वह प्रति इकाई कीमत वाली लाइन ये है, देखिए AR। तो प्रति इकाई कीमत यानी AR
इक्वल टू E1 E1n, ये प्रति इकाई कीमत है। और फर्म का प्रति इकाई लागत, ये प्रति इकाई लागत है। तो प्रति इकाई लागत ये LAC लिख लें, ये LAR लिख लें, और प्रति इकाई लागत दीर्घकाल का LAC, ये भी E1n है। अब हमें फर्म का प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, E1n माइनस E1n इक्वल टू 0। तो इस तरह से फर्म को 0 के बराबर में लाभ प्राप्त होगा, 0 के बराबर में लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पर उत्पादन की जो मात्रा होगी वह कितनी होगी, ON1 होगी। तो दीर्घकाल में जो फर्म है ON के बराबर में शाम उत्पादन की मात्रा निर्धारित करेगी और कीमत निर्धारित करेगी E1n। इस कीमत पर जो एकाधिकृत फर्म है उसको केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो में कि जो एकाधिकृत प्रतियोगिता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसमें आगम वक्र कैसे होते हैं और लागत वक्र किस तरह से बनते हैं। साथ ही इसमें आपने अल्पकाल में समझा कि अल्पकाल में एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म को 3 स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं, अधिक सामान्य लाभ की, सामान्य लाभ की और हानि की। लेकिन दीर्घकाल की स्थिति में एकाधिकृत प्रतियोगी फर्म को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है।